हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फ़िज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये 3rd चैप्टर का 6th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको एक क्विज़ दिया था, क्विज़ 3.5, तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि फिगर शोज़ अ सर्किट डायग्राम इन विच R इक्वल टू 2 ओम, मतलब एक हमें डायग्राम दे रखा है सर्किट डायग्राम, तो उसमें R की वैल्यू 2 ओम दे रखी है। तो बोलता है यूज़ किरचॉफ्स रूल्स टू डिटरमाइन, पहला पार्ट है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, दूसरा पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम में हमको हर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट बताना है और ए और डी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी बताना है। तो देख लेते हैं इसमें हमें किरचॉफ्स रूल्स यूज़ करने हैं। किरचॉफ्स के दो रूल्स होते हैं, जंक्शन रूल और लूप रूल, दोनों को यूज़ करेंगे। तो मान लेते हैं कि कहीं पे हम मान लेते हैं कि इस बैटरी से करंट निकलता है ऐसे इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। ठीक है, देखो हम करंट की डायरेक्शन कहीं भी मान सकते हैं। अगर वो हमारी डायरेक्शन सही नहीं होगी तो आंसर में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कहीं भी मान सकते हैं। उसके हिसाब से अगर सही करंट की डायरेक्शन होगी तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव करंट आएगा तो इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी है वो गलत मानी है, तो उसका ऑपोजिट लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें यहाँ पे करंट है I। ठीक, अब यहाँ से करंट ऊपर जाएगा और इस जंक्शन पे जाके वो डिवाइड होगा, क्योंकि एक जंक्शन मिल गया तो करंट यहाँ पे डिवाइड होगा, थोड़ा इधर जाएगा और थोड़ा नीचे जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसमें जा रहा है, ये इधर जा रहा है I1। ठीक, और नीचे कितना जाएगा, जंक्शन रूल लगाएं तो ऐसे बोल सकते हैं कि जितना करंट इस जंक्शन पे घुस रहा है वो डिवाइड होगा I1 में और बाकी नीचे चला जाएगा। तो बाकी कितना बचा, ये बचा I माइनस I1। ठीक, मतलब I करंट अगर यहाँ पे जाएगा और डिवाइड होगा, अगर इधर चला जाएगा I1, तो बाकी जो बचा, बाकी कितना बचेगा I माइनस I1 ना, तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि करंट को हमने कैसे डिवाइड किया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखो कितने अननोन हैं, एक है I और एक है I1, तो ये दो अननोन तो अभी हमारे पास हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, इन दोनों अननोन्स की वैल्यू निकालनी है यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स। तो किरचॉफ्स रूल तो बोलता है जंक्शन रूल, वो हम ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हैं। जंक्शन रूल यही बोलता है कि जितना करंट एक जंक्शन पे घुस रहा है उतना करंट और जितना करंट निकल रहा है वो दोनों बराबर होते हैं। तो कितना करंट घुस रहा है इस जंक्शन पे I, और कितना करंट निकल रहा है I1, और I माइनस I1 दोनों को ऐड करेंगे तो I आ जाएगा। तो जंक्शन रूल हमने लगा लिया। अब हम लूप रूल लगाएंगे। लूप रूल क्या बोलता है कि एक लूप के अंदर, कोई भी एक लूप है, उसमें आप एक पॉइंट से शुरू करके वापस उसी पॉइंट पे आते हो, तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलते हैं रास्ते में उन सब का सम होता है 0। ठीक है, तो वो हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ठीक है, इसको हम लगा लेते हैं लूप रूल। तो पहला लूप लेते हैं हम ये वाला AFEBA। तो पहला लूप लेते हैं, पहला पार्टी कर लेते हैं इसका, और एक मिनट, लूप लेते हैं लूप AFEBA। ये लूप ले लिया हमने। अब इसके अंदर हम A से शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द रेजिस्टर, वो माइनस IR होता है। ठीक है, तो माइनस IR लिखेंगे सबसे पहले। माइनस I इंटू R की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो माइनस IR लिखेंगे। किरचॉफ्स रूल्स में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटता है, तो इसीलिए माइनस IR आएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो इस वाले 1 ओम रेजिस्टेंस में भी इतना ही करंट होगा I, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, माइनस I इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 1 ओम रेजिस्टेंस भी माइनस I इंटू 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से नीचे आना पड़ेगा हमको। तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, I माइनस I1, और उसमें भी हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस ही लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। ये ले लेंगे I माइनस I1 इंटू 4। ठीक है,
अब आगे बढ़ेंगे तो ये बैटरी मिलती है हमको, बैटरी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है हमको पता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं बैटरी में तो हमारा ये आएगा -6, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो -6 EMF लेना पड़ेगा हमको, जो भी EMF होगा बैटरी का वो हमको लेना पड़ेगा माइनस में, ठीक है, क्योंकि हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। अब हम B पे पहुँचे, फिर B से इधर जाएंगे, ये भी ऐसे है माइनस और प्लस, तो B से जब A की तरफ जाएंगे तो ये माइनस से हम प्लस जा रहे हैं, तो इसमें हम +9 लेंगे, ठीक है, तो +9 आ जाएगा इक्वल टू ये हो गया 0, क्योंकि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए एक लूप के अंदर, 0 होना चाहिए। तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आई ये माइनस आई है, माइनस आई है तो -2i, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में खोल लेंगे -4i और माइनस प्लस हो जाएगा +4i1 और ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये -4 -2 हो जाएगा -6, तो -6i + 4i1 + 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब एक और इक्वेशन निकाल लेते हैं, दूसरा लूप ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम लूप, ये वाला ले लेते हैं BE DC फिर B। वैसे तो कोई भी लूप ले सकते हो, यहाँ पे आप बड़ा वाला लूप भी ले सकते हो, ये बड़ा वाला, लेकिन ठीक है, हमें एक्चुअली 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा, तो हम एक लूप और लेके इक्वेशन बना लेंगे फिर सॉल्व कर लेंगे। तो लूप हम ले लेंगे BE D और C फिर B, ठीक है, ये लूप लेंगे हम। इसमें हम इक्वेशन बनाते हैं, B से शुरू करते हैं, E की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले बैटरी मिलेगी 6 वोल्ट की, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं हम, तो हमको लिखना पड़ेगा 6 प्लस का लेंगे क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं, और उसके बाद रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, वो कितना होगा, क्योंकि हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आएगा प्लस का, ठीक है, +I - I1 × 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, D की तरफ पहुँचे, फिर D से जब हम C की तरफ जाएंगे तो इसमें कितना करंट है, इस वाले रेजिस्टेंस में इसकी वैल्यू 2 ओम दे रखी है, ठीक है, तो इसमें कितना करंट है, I1 ही है, तो इसमें I1 है, तो फिर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा -I1 × 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आया C पे पहुँचे, फिर C से हम जब B की तरफ जाएंगे तो ये बैटरी मिलेगी, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो -3 लिखना पड़ेगा, तो -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 + 4i - 4i1 - 2i1 -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा ये 4i, ये आ जाएगा 4i, ये -6i1 और +3 इक्वल टू 0, ठीक। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशंस को एक बार और लिख लेते हैं, ये -6i + 4i1 + 3 इक्वल टू 0, तो -6i + 4i1 + 3 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4i - 6i1 + 3 इक्वल टू 0, 4i - 6i1 + 3 इक्वल टू 0, ठीक है, यही है। इसको देख लेते हैं एक बार और, हाँ ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, -6i + 4i1 + 3 और 4i - 6i1 + 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, 2 इक्वेशन 2 अननोन हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से इस इक्वेशन को, और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, -24i1 i + 16i1 + 12 इक्वल टू 0, और इसको 6 से करेंगे तो आएगा 24i माइनस कितना हो जाएगा ये 36i1, ठीक है,
और प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसको हम ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचा, ये बचा -20i1 प्लस ये हो जाएगा 18 और 30 हो गया इक्वल टू 0, ठीक। तो i1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। 3/2 को ऐसे लिख लेंगे 1.5 एम्पेयर, ठीक। तो करंट आ गया हमारा, i1 की वैल्यू आ गई 1.5, और इस 1.5 को हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 4i - 6 इंटू 1.5 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 4i माइनस ये कितना होगा 9 हो जाएगा, और प्लस 3 हो जाएगा ये इक्वल टू 0। तो 4i हो गया हमारा इक्वल टू 6। तो i की वैल्यू आ जाएगी ये भी 3/2 आ गई, तो अब ये भी 1.5 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने दोनों करंट निकाल दिए, दोनों 1.5 आ रहे हैं, i और i1। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाली ब्रांच में ये यहाँ से लेके AFE यहाँ तक, मतलब BAFE इस वाली ब्रांच में कितना करंट होगा 1.5, ठीक है। और i1 की वैल्यू भी 1.5 है, तो EDCB इस वाली ब्रांच में कितना करंट होगा, वो भी 1.5 होगा, ठीक है। और E से लेके B तक कितना करंट होगा, I माइनस i1। अब देखो ये दोनों वैल्यू बराबर है, ये तो 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस वाली ब्रांच में ब्रांच EB, या कह लो कि हमसे पूछा गया है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो ये वाला जो 1 ओम है, ये वाला 1 ओम है, इन दोनों से I करंट फ्लो करेगा जो कि 1.5 है, और ये जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इससे I1 करंट फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू 1.5 है, और ये जो 4 ओम है इससे करंट फ्लो करेगा I माइनस i1, और I और i1 दोनों बराबर हैं, तो इसलिए 0 हो गया। तो करंट थ्रू ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, करंट थ्रू 1 ओम इज 1.5 एम्पेयर, ठीक है। और ऐसे लिख लेंगे, एक साथ लिख देते हैं उसको, अलग से क्या लिखना है, करंट थ्रू 1 ओम 2 ओम एंड 4 ओम आर कितना हो जाएगा, करंट्स लिख लो, करंट्स थ्रू 1 ओम 2 ओम 4 ओम आर 1.5 एम्पियर, और 2 ओम से भी 1.5 एम्पियर है, एंड 4 ओम से 0 है, 0 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया करंट, यही पूछा था फर्स्ट पार्ट में। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, सेकंड पार्ट में है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, मतलब ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, ए से शुरू करते हैं और डी तक पहुंच जाते हैं। तो ए से यहाँ चलते हैं, AFED इस रास्ते से चलते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ए से शुरू करेंगे, लिखेंगे हम, और बीच में है 1 ओम और 1 ओम, इन दोनों से करंट तो I फ्लो कर रहा है, और यहाँ तो कुछ है नहीं। तो ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो इक्वेशन, पोटेंशियल की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। तो दूसरे पार्ट में यही है कि हम ए से शुरू करेंगे, तो लिखेंगे VA, फिर ऊपर चलेंगे, ऊपर मतलब इधर इस तरफ जाएंगे, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, -I × 1, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस -I × 1, और इक्वल टू, यहाँ इस रास्ते में अब तो कुछ है नहीं, तो VD हो जाएगा सीधा इक्वल टू। तो देखो VA -I × 1 इक्वल टू VD, ठीक है। तो A और D के रास्ते में सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस है ना, और उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया ये। तो ये ऐसी पोटेंशियल की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो
इसको सॉल्व कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यही पूछा उसने, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, मतलब वी ए माइनस वी डी क्या हो जाएगा, इसको देख लेंगे तो क्या आ जाएगा 2i, ये आ जाएगा 2i, सॉरी वी बी नहीं है वी डी है 2i, और i की वैल्यू हमको पता है 1.5 है, तो 2 इंटू 1.5 तो कितना हो गया 3, तो 3 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक ऐसा मतलब ये देखो सर्किट डायग्राम बना रखा है। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ऐसे जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, R1, R2, R3, R4। ठीक है, और बीच में एक ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का यूज़ होता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि किसी ब्रांच में करंट है कि नहीं है, सिर्फ डिटेक्ट करने का काम आता है कि इस ब्रांच में करंट है या नहीं, बस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, जब ये अब इसके हम स्टडी करेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी ब्रांच में अगर हम लगा दें तो वो डिटेक्ट करता है कि इस ब्रांच में करंट है या नहीं। ठीक है, तो उसमें मतलब वो डिफ्लेक्शन देता है। जैसे एमीटर, तो आपने सुना होगा, एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट बताता है कि इस ब्रांच में कितना करंट है, तो वैसा ही गैल्वेनोमीटर होता है, वो तो सिर्फ डिफ्लेक्शन देके बताता है कि इसमें करंट है, ठीक है, या नहीं है, जो भी है। तो ऐसे 4 रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं, और एक तरीके का ऐसे समझ लो कि स्क्वायर बना दिया, ठीक है, और उसके बीच में डायगोनल है, डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो अब इसको बोलते हैं, और यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हमने एक बैटरी जोड़ दी, तो इस पूरे सेटअप को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो इसका यूज़ क्या है, यूज़ तो देखेंगे, पहले हम एक कंडीशन निकाल लेते हैं कि ये तो चलो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, इसमें सब में करंट है, इसमें I1 ले लिया, इसमें I2, I3, I4, और इसके अंदर IG मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो हर ब्रांच में कुछ ना कुछ करंट होगा। लेकिन अगर इससे इस एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, ऐसे लिख लेंगे इफ द करंट, इसको यहां से, ठीक है, इफ द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, then the Wheatstone bridge is said to be balanced। अगर इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0 हो जाए, मतलब कोई करंट फ्लो ना करे इस ब्रांच में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसकी हम एक कंडीशन निकाल लेते हैं कि अगर ये IG 0 है, इफ IG इक्वल टू 0, तो हम जंक्शन रूल से बोल सकते हैं कि इस जंक्शन पे कितना करंट घुस रहा है, I1 घुस रहा है, और कितना निकल रहा है, I3 निकल रहा है,
क्योंकि अब IG तो 0 हो गया ना, तो ऐसे बोल सकते हैं कि I1 इक्वल टू I3, मतलब जितना करंट ये जा रहा है यहाँ पे, ये I1 ये नीचे नहीं जाएगा, सारा का सारा इधर चला जाएगा, क्योंकि अब ये IG इस पे तो करंट 0 हो गया इस वाली ब्रांच में, तो जितना भी करंट इस वाली ब्रांच में जा रहा है वो सारा का सारा इस वाली ब्रांच में निकल लेगा। ठीक है, R3 से जितना करंट है वो सारा, सॉरी R1 से जितना करंट पास कर रहा है उतना सारा करंट R3 के से पास करने लग जाएगा। ठीक है, तो I1 I3 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली ये R2 से जितना करंट पास कर रहा है I2, वो सारा का सारा ऊपर नहीं जाएगा, इस वाले R4 में चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि I1 I3 बराबर होंगे और I2 I4 भी बराबर होंगे। ठीक है, सॉरी ये 4 है, I2 I4 बराबर हो गए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B, C और ये D ले लेते हैं। ठीक है, A B C D नाम दे दिया हमने पॉइंट्स को। तो अब देखो यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर, ये भी एक रेजिस्टेंस ही होता है, वो तो बस हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ये डिवाइस लगा रखा है ये बताने के लिए कि ये करंट डिटेक्ट करेगा कि करंट है कि नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब जब रेजिस्टेंस है इसका, तो इसमें करंट तो चलो 0 है, अगर इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना, क्योंकि देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है, अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, VB माइनस VD। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट B है, दूसरा पॉइंट D है, तो इसको बोल देंगे VB माइनस VD इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। और ओम्स लॉ बोलता है कि V इक्वल टू IR, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस इक्वल टू I इंटू R रेजिस्टेंस। तो VB माइनस VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG इंटू इसका रेजिस्टेंस G ले लो, चलो G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन हमको पता है कि अगर IG 0 है तो ये तो 0 हो गया, तो ये 0 है, तो VB और VD बराबर हो गए ना। तो अगर गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो पोटेंशियल जो होगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल तो सेम हो गए। ठीक, तो अब इसका हम यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, VA माइनस VB। तो ऐसे लिख लेंगे VA माइनस VB इक्वल टू करंट थ्रू R1 कितना हो जाएगा, I1 और उसका रेजिस्टेंस R1। ये सिंपल ओम्स लॉ की इक्वेशन है, V इक्वल टू IR। मतलब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB इक्वल टू I इंटू I1 इंटू R1। ठीक है, तो ओम्स लॉ यही तो बोलता है V इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट थ्रू दैट रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया अक्रॉस R1। अब ऐसे ही ये लिख लेते हैं, R2 के अक्रॉस भी लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, VA माइनस VD इक्वल टू I2 R2। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि VB और VD बराबर हैं, तो इसको लिख लेते हैं VA माइनस VB इक्वल टू I2 R2। ठीक, अब ऐसे ही इक्वेशन लिख लेते हैं ऊपर, ये R3 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, VB माइनस VC इक्वल टू I3 R3। और R4 में भी लिख लेते हैं VD माइनस VC इक्वल टू हो जाएगा I4 इंटू R4। और VD हमको पता है बराबर है किसके, VB के, तो VB माइनस VC इक्वल टू I4 इंटू R4। ठीक है, अब हम ये इस VA माइनस VB इक्वल टू I1 R1 और ये VA माइनस VB इक्वल टू I2 R2, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो VA माइनस VB और VA माइनस VB ये दोनों हैं, दो बराबर हैं, ये I1 R1 और I2 R2 भी बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं I1 R1 इक्वल टू I2 R2। ठीक, अब ऐसे ही है यहाँ पे कि VB माइनस VC I3 R3 है और VB माइनस VC
I4R4 है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं I3R3 इक्वल टू I4R4। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, I1R1 अपॉन I3, और देखो I3 और I1 बराबर है ना, तो इस I3 को हम I1 ही लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो और I3 को हमने I1 के बराबर रख दिया, तो यहाँ पे I1 आ जाएगा इंटू R3 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये I2R2 अपॉन I4R4, और I4 किसके बराबर है, I2 के बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे I2R4। ठीक है, तो I1 तो ये कट जाएगा यहाँ से, और I2 भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं R1R4 इक्वल टू R2R3। ठीक, तो ये हमने देख लिया, मतलब देखो ये कंडीशन आ गई हमारी कि अगर गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, वो तब ऐसा होगा जब R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 और R3। ऐसा होगा कि जब R1 इंटू R4 मतलब R1 और R4 का प्रोडक्ट R2 और R3 के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, तब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो R1 इंटू R4 का मतलब क्या हुआ, R1 इंटू R4 ऑपोजिट वालों का ऑपोजिट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट R1 इंटू R4 है, और ये R2 R3 ये भी ऑपोजिट वाले का ऑपोजिट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है। तो ऑपोजिट वालों का प्रोडक्ट जो है वो बराबर होना चाहिए। उस कंडीशन पे गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज़ करते हैं टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। अब मान लो कि ये 4 रेजिस्टेंस है हमारे पास, R1 R2 R3 R4, तो इसमें कोई मान लो कि अननोन रेजिस्टेंस है, 3 की वैल्यू हमको पता है और चौथे की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा देंगे उस अननोन रेजिस्टेंस को, और ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे जिससे कि मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हम क्रिएट करेंगे। उस कंडीशन पे गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं होगा, तो करंट नहीं होगा तो फिर ऐसा ये जो प्रोडक्ट है रेजिस्टेंस का ऑपोजिट वालों का, ये बराबर हो जाएगा। तो इसमें अगर हमको 3 वैल्यू पता है रेजिस्टेंस की, तो चौथी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो R4 अगर अननोन है तो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि बाकी सारे रेजिस्टेंस हमें नोन होंगे, तो हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसा हम यूज़ करते हैं, ऐसे लिख देते हैं हम कि इट इज यूज्ड टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3.8 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि द 4 आर्म्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस। तो ये दे रखा है हमें व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं सारे, गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, ये बीच में तो बोल रहा है कि a galvanometer of 15 ohm resistance is connected across BD। ठीक है, अब कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस AC। तो मतलब ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, फिगर से सीधा पता चल रहा है कि ये बैटरी लगा रखी है 10 वोल्ट की, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस है, और सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं। अब हमें करंट निकालना है गैल्वेनोमीटर से, ये पूछा है इसने। ठीक है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, IG की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या ये
पहले देख लेते हैं क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं है। बैलेंस के लिए हमने देखा था कि अपोजिट वालों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अपोजिट वाले मतलब 100 इंटू 5 कितना हो गया 500, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी बराबर होना चाहिए, तो कितना 660 इंटू 10 600, तो ये बराबर तो है नहीं, इसका मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल जैसे हम किरचॉफ्स रूल्स लगाते हैं, जंक्शन रूल, लूप रूल, करंट निकालने के लिए, तो वैसे ही ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है कर लेते हैं इसको हम पहले तो देखो डायग्राम तो बना ही रखा है और ABCD ये सब मेंशन भी कर रखा है, तो हम क्या करते हैं लूप ले लेते हैं। जंक्शन रूल भी इसने ऑलरेडी लगा दिया है, देखो यहाँ से I1 जा रहा है और नीचे अगर ये लेता है IG चला गया तो इधर जाएगा I1 माइनस IG, ठीक है। तो हर जगह इसने जंक्शन रूल लगा रखा है, जो करंट इसने लिया है वही करंट हम ले लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम इस डायग्राम में लूप से शुरू करते हैं, लूप ले लेते हैं कोई एक। तो पहला हम लेंगे लूप, ये ले लेते हैं ABDA, ABDA, ठीक है। इस लूप में इक्वेशन बनाते हैं, A से चलते हैं B की तरफ, फिर D, फिर A, तो कितना हो जाएगा देखो। अब हमें लूप रूल लगाना आना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो फिर हमारा पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, आंसर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए ध्यान से करना है। तो ठीक है, ए से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो 100 ओम का रेजिस्टेंस मिला है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा -100 इंटू I1, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस आता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही है -100 इंटू I1, ठीक है। फिर B तक गए, फिर B से नीचे आएंगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, बनाया नहीं है रेजिस्टेंस लेकिन है रेजिस्टेंस, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को ऐसे ही हम बनाते हैं, तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है वो उसने दे रखा है 15 ओम। तो यहाँ से देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस -15 इंटू IG, ठीक। अब नीचे पहुंच गए D तक, फिर D से A जाएंगे तो ये एक रेजिस्टेंस ये मिला 60 ओम का, इसमें करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आएगा, +60 इंटू I2, ठीक है, इक्वल टू 0, ये हो गया। अब एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है। अब दूसरा ले लेते हैं हम, दूसरा लूप ले लेते हैं, ये ले लेते हैं BCDB लूप, BCDB, ठीक है। तो अब B से C चलते हैं, तो देखो करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस -10 इंटू I1 माइनस IG, ठीक। आगे बढ़ते हैं, C से D जाएंगे तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आएगा, +5 इंटू I2 प्लस IG, ठीक है। अब D से ऊपर जाएंगे B की तरफ, तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस प्लस IG 15 इंटू IG इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -10I1 प्लस 10IG, यह आ जाएगा +5I2 प्लस 5IG प्लस 15IG इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं इसको, -10I1 प्लस 5I2, और IG वाले कितने हैं ये 10 10 5 15 तो 30 हो जाएगा, प्लस 30IG इक्वल टू 0। तो इनको एक इक्वेशन बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। और एक्चुअली हमारे पास देखो अननोन कितने हैं, I1 I2 IG, 3 अननोन है और 2 इक्वेशन बनाई है हमने, तो एक इक्वेशन और चाहिए, तो कहाँ से निकालेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो एक और लूप लेना पड़ेगा हमको, तो बड़ा सा लूप ले लेते हैं, ये यहाँ से शुरू करते हैं, इसको भी नाम ये ले देते हैं, इसको बोल देते हैं ये E और ये बोल देते हैं F, ठीक है। अब हम चलते हैं, मान लो A से ही चलते हैं, A D, एक और लूप ले लेते हैं ADC EF फिर A, तो ये भी एक लूप है ना। तो देखो इस डायग्राम में तो बहुत सारे लूप हैं, लेकिन
हमको जितने अननोन हैं कम से कम उतनी इक्वेशन तो बनानी पड़ेंगी, तो उतने लूप हमको लेने पड़ेंगे। ठीक, तो 2 लूप से काम नहीं चल रहा क्योंकि 3 अननोन है, एक इक्वेशन और चाहिए तो एक लूप और लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं उसको हम, ये ले लेते हैं ADCEFA। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको लूप ADCEFA, ये वाला लूप ले लेते हैं। इसमें इक्वेशन बना लेते हैं, देखते हैं। ए से डी जाएंगे तो देखो वही आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन में -60I2, और फिर ये कितना हो जाएगा -5I2 + IG, -60I2 -5I2 + IG। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो सी से नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे मिलेगा एक बैटरी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और 10 वोल्ट की बैटरी है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो +10 आएगा, और उसके बाद सीधा आप पहुँच जाओगे ए पे। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी लिखनी है +10 = 0। अब इसको खोल लेते हैं, -60I2 -5I2 -5IG +10 = 0। तो ये कितना आ जाएगा -65 -65I2 -5IG +10 = 0। इसको बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब इसको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हमें IG निकालना है। तो क्या करें, तो सबसे पहले मतलब इसको यूज़ कर लेते हैं। देखो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं, इसमें I1 एलिमिनेट कर लेते हैं। तो I1 कैसे एलिमिनेट होगा, ये हो जाएगा, इसको 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 10 से, और माइनस कर देते हैं 1, तो ये I1 कट जाएगा। ठीक है ना, देखो इस वाली इक्वेशन को अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 -100 I1 हो जाएगा ना, और ये अभी -100 I1 है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस करेंगे तो कट जाएगा वो, तो I1 हट जाएगा, तो बचेगा I2 और IG। तो फिर और जो तीसरी इक्वेशन है उसमें भी I2 IG है। ठीक है, ये तो ऐसे करके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को यूज़ करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, सेकेंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -100 I1 + 50 I2 और +300 IG। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा -100 I1 + 50 I2 और +300 IG = 0। ठीक, अब पहली इक्वेशन क्या थी, हमें तो माइनस करना ना, माइनस ये वाली इक्वेशन, तो -100 I1 -15 IG + 60 I2, सॉरी ये 0 नहीं है, हमें तो माइनस करना है, -100 I1 -15 IG और एक मिनट, +60 I2 +60 I2, ये हो गया, = माइनस करना है ना, तो माइनस तो 0 ही आएगा, क्योंकि इनके दोनों तरफ तो यही था ना, दोनों तरफ 0 था। तो ये वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया इस वाली इक्वेशन को, तो अब इस तरफ तो 0 ही है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, -100 I1 + 50 I2 + 300 IG + 100 I1
प्लस कितना हो गया 15IG और माइनस 60I2 इक्वल टू 0। अब देखो ये तो कट गया और I2 और I2 ये हो जाएंगे माइनस 10I2 और ये कितना हो जाएगा प्लस 315IG इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारे पास देखो थर्ड इक्वेशन है, उसको हमने यूज़ नहीं किया है तो उसको भी कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं फोर्थ इक्वेशन, ये जो आया हमारे पास। अब इन दोनों को हमको यूज़ करना है तो क्या करें बताओ। ये फोर्थ इक्वेशन से I2 निकालते हैं और थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं तो IG आ जाएगा। तो I2 निकाल लेते हैं, देखो कितना आएगा I2 इक्वल टू 315IG अपॉन 10, यही आएगा ना। इस माइनस 10I2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 10I2 हो जाएगा और 10 को फिर नीचे ले जाएंगे तो I2 की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो I2 को उठा के इसमें डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा बताओ। ये आ जाएगा I2 की जो वैल्यू है उसको उठा के हमने थर्ड इक्वेशन में डाल दिया। तो ऐसे लिख लेते हैं पुट I2 इन 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस 65 इंटू I2 कितना है, ये है 315IG अपॉन कितना हो गया 10 और माइनस 5IG प्लस 10 इक्वल टू 0। ये थोड़ा बड़ा सा आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम क्या करें, पहले 5 से कॉमन लेके काट दें। ये 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 और फिर ये 5 से कटेगा, ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 इंटू 315 तो ये आ जाएगा माइनस 4095IG अपॉन 10 माइनस IG और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2 को इधर ले जाएंगे और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, या तो इस पूरे को उठा के एक तरफ ले जाओ, 2 को इस तरफ रहने दो, तो 2 इक्वल टू और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे माइनस 4095IG, ठीक है, माइनस 10IG अपॉन 10, ये आ गया। ठीक है, अब कितना आ गया, तो इसको देखो यहाँ पे चला जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 4095 माइनस 10 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4105। तो IG की वैल्यू आ जाएगी ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, इन दोनों को उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो IG की वैल्यू आ जाएगी IG की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 4105 और यह आ जाएगा हमारा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 4.87 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर और यही पूछा था, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं मीटर ब्रिज। अब ठीक है, तो ये मीटर ब्रिज भी एक तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते थे, ठीक है, और बीच में गैल्वेनोमीटर होता था। यहाँ पे भी वैसा ही है, 4 रेजिस्टेंस हैं और बीच में गैल्वेनोमीटर है, लेकिन वो देखने में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज देखने में थोड़ा ऐसा था कि थोड़ा स्क्वायर जैसा था, उसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस सिर्फ 2 दिख रहे हैं, R और S। ठीक है, तो देखो इसमें मैं बता देता हूँ कैसे बनता है ये मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं इसको, मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक तार लगी हुई है जो कि 1 मीटर की है, इसके नीचे स्केल भी लगा रखा है, ये देखो ये मीटर स्केल है, 1 मीटर का, 1 मीटर लंबा है।
तो ये जो तार है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 मीटर की तार है, ठीक है। ये तार, ये वायर एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। ये तार ही एक रेजिस्टेंस है, ठीक। इसलिए हमने उसको ऐसे ऐसे नहीं बनाया, ये वाला मतलब ये तार जो वायर है वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है, तो उसको हमने वायर को ही रेजिस्टेंस की तरह हमने यूज कर लिया इस मीटर ब्रिज में, ठीक है। तो अब देखो इसका फायदा क्या है व्हीटस्टोन के ऊपर, अभी वो देख लेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पहले कैसे बना हुआ है। ये जो है ब्लू कलर के ये मेटल स्ट्रिप हैं ये, ठीक है। मेटल के ब्लॉक समझ लो मोटे मोटे, ऐसे ही ये वाला एक मेटल का ब्लॉक है, ये वाला एक मेटल का ब्लॉक है, ठीक है। ये पूरा एक वुडन फ्रेम के ऊपर इसको हम लगा देते हैं, ठीक। मतलब एक लकड़ी का एक हमने फ्रेम ले लिया, वुडन एक प्लैंक सा ले लिया, कुछ प्लैंक इतना बड़ा, और उसके ऊपर हमने ये ठोक दिए ये जो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया ऐसे, और इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस लगा दिया एस, आर और एस नाम दे रखे हैं दो रेजिस्टेंस को। और फिर क्या किया, नीचे जो यहाँ पे स्ट्रिप्स जहाँ पे ख़त्म हो रही हैं वहाँ से एक तार बांध के यहाँ पे ज्वाइन कर दी, नीचे से तार, ठीक है, एक वायर। और फिर यहाँ से पूरा एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया उसको हमने। ये की है, की का मतलब अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि फ़ैन होता है ना, फ़ैन को ऑन ऑफ ऐसे कर सकते हैं, तो वैसे ये की का काम होता है सर्किट में किसी वायर को मतलब जोड़ना या हटाना, ठीक है। तो इसको हम अगर की को क्लोज कर देंगे तो बैटरी कनेक्ट हो जाएगी सर्किट में, और अगर ओपन कर देंगे तो बैटरी हट जाएगी, मतलब ये तार कट जाएगी। की ओपन का मतलब ये होता है कि ये दोनों तारें कट गई, ठीक है, आपस में चिपकी नहीं है। और जब हम की को क्लोज करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों तारें चिपक जाएंगी, तो सर्किट आ जाएगा, बन जाएगा, बैटरी आ जाएगी, ठीक है। तो यही है। अब यहाँ पे देखो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कैसे है, ये दो रेजिस्टेंस तो ये हो गए आर और एस, ठीक है। तो और जो नीचे वाला वायर है वो भी तो एक रेजिस्टेंस है, तो वो भी उसको हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। अब देखो गैल्वेनोमीटर का जो ये जो पॉइंटर है ये अब ये मूव कर सकता है। जैसे व्हीटस्टोन में क्या था, व्हीटस्टोन में जैसे गैल्वेनोमीटर के जो दो पॉइंट्स थे वो मूव नहीं कर सकते हम, चार रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और दोबारा दिखा देता हूँ, देखो आपको यहाँ पे देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो चार रेजिस्टेंस है और बीच में गैल्वेनोमीटर है, ये सब फिक्स्ड है, कोई मूव नहीं कर सकता कहीं। वो गैल्वेनोमीटर के जो दो पॉइंट्स हैं वो भी फिक्स्ड है, तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। लेकिन मीटर ब्रिज में ऐसा नहीं होता। मीटर ब्रिज में देखो इसको मैंने थोड़ा सा ना इस तरीके से दिखाया है, मतलब ताकि आप समझ लो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कैसे काम कर रहा है। तो जो स्ट्रिप है ये वाला ब्लॉक है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, और उसके बाद यहाँ पे देखा हमने कि इस वाले स्ट्रिप को हम थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, और जो आर है वो भी टेढ़ा हो गया ऐसा। अब इस वाले को भी थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ये एस भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये हो गया ऐसे। और जो वायर है उसको भी हमने क्या कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया। ये वायर यहाँ से लेके ए से लेके सी तक जो वायर है वो 1 मीटर की है, ठीक है, लेकिन हमने उसको बेंड करके दिखा दिया, ठीक। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता सर्किट में, जो करंट जहाँ पे फ्लो कर रहा होगा वो उतना ही करेगा। ये तार के मोड़ने से ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कनेक्शन जो है वो वैसे ही रहने चाहिए, जो चीज़ जहाँ जुड़ी है वो वैसे ही जुड़ी रहनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, तार को भी ऐसे शो कर दिया। अब देखो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बन रहा है। दो रेजिस्टेंस ऑलरेडी हैं आर और एस, और ये जो वायर है, वायर का इतना हिस्सा ए से लेके डी तक एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा हिस्सा डी से लेके सी तक दूसरे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास टोटल कितने रेजिस्टेंस हो गए, 4 रेजिस्टेंस हो गए, और बीच में गैल्वेनोमीटर पे वो भी एक रेजिस्टेंस ही है, मतलब टोटल 5 बोल दो आप। 4 तो ये वाले रेजिस्टेंस हो गए, 2 वायर के हो गए, और 2 हमने जो लिए थे इनिशियली आर और एस वो हो गए, और बीच में गैल्वेनोमीटर है वो भी एक रेजिस्टेंस ही है। तो देखा जाए तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि हम ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं, देखो इस पॉइंटर को उठा के, गैल्वेनोमीटर का है ना ये पॉइंटर,
इसको उठा के अगर मैं यहाँ रख दूं तो क्या होगा, मैं नीचे वाले रेजिस्टेंस, ये वाले रेजिस्टेंस ए से लेके डी तक और डी से लेके सी तक, ये जो रेजिस्टेंस है दोनों, ये चेंज कर सकता हूं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज का मतलब अगर चेंज करना पड़ेगा तो पूरा रेजिस्टेंस ही चेंज करना पड़ेगा निकाल के सर्किट से। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा ज़्यादा कर दो। इसमें यही फायदा है कि हम जैसे जैसे पॉइंटर को उठा के अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो इनकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो थोड़ा मतलब अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक, तो देखो अब इसको करना कैसे, करना तो वही है कि व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जब जीरो हो जाएगा तो ये ऑपोजिट वालों का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, ऑपोजिट वाले जो रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ऐसे बोल देते हैं वही बैलेंस पॉइंट, मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज है। मीटर ब्रिज तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने जो दो नीचे के जो रेजिस्टेंस हैं उसको हमने वायर में कन्वर्ट कर लिया, मतलब वायर यूज कर रहे हैं वहां पे। 1 मीटर लंबी तार वायर को यूज किया जा रहा है, इसीलिए वो मीटर ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि वो तार, वो वायर 1 मीटर लंबी है। ठीक है, बेसिक फंडा व्हीटस्टोन वाला ही है। तो हम ये ऐसे बोलेंगे कि एट when this meter bridge is balanced, when the meter bridge is balanced, तो क्या होगा, हम कंडीशन यूज कर सकते हैं व्हीटस्टोन वाले की। क्या कंडीशन है, ऑपोजिट वाले जो रेजिस्टेंस हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखो ये तो लेंथ है ना, रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो हमको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस एडी कितना होगा, आर एडी बोल देते हैं, आर ए डी, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर ए से लेके डी तक कितना रेजिस्टेंस होगा। देखो लेंथ दे रखी है L1 और हमें पता है एक फॉर्मूला है रो एल अपॉन रो एल बाय ए क्या चीज है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो वायर तो चलो यूनिफॉर्म है ना, हम यूनिफॉर्म वायर ही लेते हैं, मतलब वायर का जो एरिया है वो सेम है ऑल टुगेदर ए से लेके सी तक। जितनी मोटी तार यहां पर है, मतलब जो डायमीटर ऑफ द वायर इज यूनिफॉर्म, हर जगह डायमीटर सेम है, रेडियस सेम है, एरिया भी सेम हो जाएगा। तो मतलब ए की वैल्यू सेम है पूरी तार के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो अब हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी तो सेम रहती है, मटेरियल तो एक ही है, एक ही तार से बनी, जैसे मान लो कॉपर से बनी है, जिस मर्जी से बनी है, तो वो जो तार है उसका मटेरियल भी सेम है, ए से लेके सी तक पूरी तार का मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी सेम हो गई, एरिया भी सेम है, तो L1 ही चेंज हो रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं आर ए डी हो जाएगा रो L1 अपॉन ए। ऐसे ही DC, आर डी सी क्या हो जाएगा, आर डी सी कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं रो, अब ये कितना है 100 माइनस L1, 100 मतलब हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में ले लिया, कोई बात नहीं सेंटीमीटर में ले लेते हैं, मीटर में भी ले सकते हो आप। 100 मीटर, 100 ये क्या है, सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल लेंथ तो 100 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर लंबी तार है, तो 100 सेंटीमीटर हो गया टोटल। तो फिर अगर आप AD लेंथ को, AD की लेंथ लेते हो L1, तो DC की लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L1। ठीक है, तो हमने सेंटीमीटर में ले लिया, आप मीटर में भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें रेशियो आता है, तो मीटर लो चाहे सेंटीमीटर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सेंटीमीटर में ले लिया हमने, 100 माइनस L1 लिख लिया। अब हम ये बोलेंगे व्हेन द मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो ऑपोजिट वाले जो रेजिस्टेंस है इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं R इंटू आर, ये कितना है RDC, R इंटू RDC इक्वल टू S इंटू ये वाला कौन सा है RAD। ठीक है, तो देखो इसमें जो हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है वो कोई भी हो सकता है, R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, ज़्यादातर केस में ये वाला अननोन रेजिस्टेंस लेते हैं हम S। ठीक है, बाकी लेंथ वगैरह तो हमको पता ही है सारी, क्योंकि पॉइंटर रखेंगे कहीं पे जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आएगा, जहाँ पे बैलेंस हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, कहीं पे तो बैलेंस होगा,
तो हमें लेंथ पता होगी, हम इजीली मेजर कर सकते हैं इसको। और एक रेजिस्टेंस हमारा नोन होता है, तो ये वाला एक अननोन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम वैल्यू रख देते हैं आर, तो चलो आर ही रहेगा। आर डी सी कितना हो जाएगा, रो इंटू 100 माइनस L1 अपॉन ए इक्वल टू एस इंटू कितना हो जाएगा, आर ए डी, ये हो जाएगा रो L1 अपॉन ए कट गया, रो भी कट गया, ठीक है, क्योंकि सेम ही है ना एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और रेजिस्टिविटी भी सेम ही है दोनों पार्ट्स की। तो अब यहां पे देखो ये आ जाएगा एस अगर अननोन है तो ऐसे निकाल लेंगे, मतलब एक कंडीशन हमारी ऐसी आ गई है। अब तुम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं जो अननोन होगा। आर इंटू 100 माइनस L1 इक्वल टू एस इंटू L1, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन निकाल दी है। सिमिलर कंडीशन है जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में निकाला था। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें ऐसे बोल सकते हैं एक रेजिस्टेंस है उस और मल्टीप्लाई बाय जो ऑपोजिट वाली जो लेंथ है उसके ऑपोजिट में जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई वैसे तो देखो रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया था, लेकिन रेजिस्टिविटी एरिया सब कट गया ना, तो ऐसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो ऑपोजिट वाले, और ये वाला भी रेजिस्टेंस और ऑपोजिट वाला जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया एक कंडीशन। तो ये मीटर ब्रिज की है। अब इसमें हमारा अननोन रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लेंथ तो हम चलो हम नाप सकते हैं, लेंथ तो हमको पता ही चल जाएगी यहाँ से, ठीक है। जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आएगा, नल डिफ्लेक्शन मतलब वही बैलेंस पॉइंट वाली रीडिंग, ठीक है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया, इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इसका मतलब वो बैलेंस्ड मीटर ब्रिज है, ठीक। तो उसको नल डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, नल पॉइंट भी बोल देते हैं, बहुत सारे नाम है, बैलेंस पॉइंट भी बोल देते हैं, बैलेंस रीडिंग भी बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे लेंथ तो पता है हमको, तो आर और एस इसमें से जो भी अननोन होगा वो हम निकाल लेंगे। एक नोन होगा इनमें से, ठीक है, जो भी होगा एक अननोन होगा, एक नोन होगा, तो वो इस इक्वेशन से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3.9 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज, फिगर दी हुई है उसने, और द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। मतलब यहां से नाप रहा है वो, ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 100 है, 100 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि नल पॉइंट मिला है कहाँ पे, 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 33.7 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू दे रखी है 33.7 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस L1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे, 66.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब हम अच्छा आगे क्या बोलता है, इफ नाउ अ रेजिस्टेंस of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 51.9 centimeter. Determine the values of R and S. अच्छा ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि अगर पहले जो उसने नल पॉइंट बताया था कि 33.7 सेंटीमीटर पे आया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, R इंटू 100 माइनस L1, ऐसे ही बोल सकते हैं ना, R इंटू 100 माइनस L1 इक्वल टू S इंटू L1। अब इनकी वैल्यू देखो, R और S की वैल्यू तो पता नहीं है, निकालना ही वही है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ R एंड S। तो R और S तो हमको पता नहीं है, ठीक है, जो पता है वो डाल देते हैं। तो R इंटू 100 माइनस L1 कितना हो जाएगा, 66.3 इक्वल टू S इंटू L1 कितना है, 33.7, ठीक है, ये हो गया। तो एक इक्वेशन तो ये हमारी आ गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको,
ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, एस के पैरेलल में अब क्या किया हमने, एस के पैरेलल में क्या किया, एक 12 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, मतलब लगा दिया एस के पैरेलल में, ठीक है। तो अब क्या होगा, नल पॉइंट बता रहा है, नल पॉइंट अकर्स एट 51.9, मतलब अब L1 की वैल्यू या L1 डैश ले लो, L1 डैश जो नया नल पॉइंट आएगा वो कहाँ पे आया है, L1 खिसक के 51.9 सेंटीमीटर पे चला गया। तो 100 माइनस L1 डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम दोबारा से इसको यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन R इंटू 100 माइनस L1 डैश। तो अब नया जो नल पॉइंट आया है, R की वैल्यू तो उतनी है, तो देखो R इंटू क्या हो जाएगा 100 माइनस L1 डैश, ठीक है, इक्वल टू, अब यहां पे देखो हमने 12 ओम का रेजिस्टेंस S के पैरेलल में लगा दिया, तो अब हमको जो यहाँ पे हमने किया था R इंटू 100 माइनस L1 इक्वल टू S इंटू L1, तो यहाँ पे हम S नहीं ले सकते। अब जो नया नल पॉइंट आएगा, नई कंडीशन लिखेंगे, उसमें हम S नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये S के पैरेलल में लगा दिया 12 ओम, अब हमको इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं, 1 अपॉन इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन S डैश ले लेते हैं, ठीक है, S डैश इक्वल टू 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन 12, ठीक है, और इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 12S, ये S है, ठीक है, इसको 5 मत समझना, ये S है, 12S और ऊपर आ जाएगा 12 प्लस S, तो S डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी S इंटू 12 लिख देते हैं ऐसे, S इंटू 12 अपॉन 12 प्लस S, ठीक। अब इसको हम यूज करेंगे, यहाँ पे S डैश लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरेलल में लगा दिया ना रेजिस्टेंस, तो उससे हम S नहीं ले सकते, हमको इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हमने S डैश मान लिया, तो S डैश इंटू कितना लेना पड़ेगा, S डैश इंटू L1 डैश हो जाएगा, ठीक। तो इनकी हम वैल्यू रख देते हैं, R तो जितना ही है, जो पहले था वो उतना ही है R, और 100 माइनस L1 डैश, तो L1 डैश दे रखा है, ये 100 माइनस L1 डैश कितना हो जाएगा 48.1 इक्वल टू ये S डैश कितना है, S डैश ये रहा, तो S इंटू 12 अपॉन 12 प्लस S, और फिर इंटू कितना हो जाएगा, ये इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देते हैं, इंटू कितना हो जाएगा, L1 डैश कितना है 51.9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये R की वैल्यू हमें क्या निकालना है, हमें तो R और S दोनों निकालने हैं, तो ठीक है, R की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं, R कितना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो पहले तो यहाँ से ऐसे लिख लें, R इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3 इंटू S। अब इस R की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो, तो 33.7 इंटू S अपॉन 66.3 इंटू 48.1 इक्वल टू S इंटू 12 अपॉन 12 प्लस S, ठीक है, ये हो गया इंटू 51.9। तो अब देखो यहां से S तो कट गया दोनों तरफ से, अब हम इसको, इसके अंदर क्या बचा, एक ऐसी बचा जो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इस तरफ आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 12 प्लस S इक्वल टू, ये 12 प्लस S को हम इधर ले जाएंगे और बाकी सबको उधर ले चलेंगे, तो ये आ जाएगा 12 प्लस S इक्वल टू 12 इंटू 51.9, ठीक है, इंटू 66.3
12 इंटू 51.9 इंटू 66.3 डिवाइडेड बाय कितना है ये 33.7 और 48.1 आ रहा है। ठीक है, तो 33.7 इंटू 48.1। अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस एस इक्वल टू 25.47। ठीक, तो s की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 13.47 ओम। ठीक है, तो ये हमने निकाल दी s की वैल्यू, और हमको r की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस यहाँ पे डाल देते हैं, ये इसमें। तो r इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3 इंटू एस। तो r इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3 इंटू एस कितना है 13.47। तो ये आ जाएगा 6.85। ठीक है, तो 6.85 ओम ये आ गया हमारा आर की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया अपना लेक्चर ख़त्म, और क्विज़ 3.6 आपके लिए। आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।